पहला न्यूमेरिकल है चैप्टर 4 का जी, जो हमने यहाँ पे शो हो रहा है। आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ, नहीं ये तो और चीज़ है, नीचे चलते हैं, ये प्रॉब्लम है। ये जी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एट नेहरू प्लेस हैज़ फॉलोइंग डिमांड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। अच्छा, ये हमें कहता है मार्जिनल रेवेन्यू निकालें, प्राइस एंड क्वांटिटी निकालें, और ज़ीरो ये हमें न्यूमेरिकल 1 नहीं करना। 2 पे आए। 2 जो है वो है मैनेज, अच्छा रिसर्च मैनेजर, ये डिमांड फंक्शन एक दिया गया है। इसमें कहता है वेयर क्वांटिटी ये है, प्राइस ये है, हमने करना क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिलेटेड टू, अच्छा रीजन एंड, वो कहता है रीजन दे, ये भी नहीं हमें करना, ये भी और तरह का है, डिफरेंट है हमारे स्कोप से। जो न्यूमेरिकल 3 पे है, इसमें भी एक रिग्रेशन इक्वेशन दी गई है। इसमें कहता है इंडिकेट द चेंज इन नंबर ऑफ इंडिसेस परचेज पर ईयर। इसमें कहता है कि जी आप इंडिकेट करें कि कितना यूनिट चेंज आ रही है। जो हमारे पास बेसिकली ये कॉफिशेंट है, ये कॉफिशेंट यूनिट चेंज शो करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने की वजह से जो जो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इधर से ये जो साथ वैल्यू हमें दी होती है, लेट्स सपोज देखें कि ये 100 है प्राइस के साथ, -100, ये -100 प्राइस के साथ क्या शो करता है, ये -100 शो करता है प्राइस के साथ कि, इसको मैं लिख देता हूँ, देयर विल बी 100, देयर विल बी डिक्लाइन इन quantity by 100 units due to 1 unit increase in price। ये हमने बता दिया कि कितना चेंज शो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ऐसे ही हम अब बाकी बता देंगे कि हमारे पास एन जो है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की वजह से कितना चेंज शो होगा, ये हमने लिखा प्राइस के हिसाब से, कि प्राइस की वजह से कितना यूनिट चेंज शो हो रहा है। अच्छा ये फॉन्ट छोटा है, फॉन्ट को ज़रा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हम नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हैं जी, एन। एन यहाँ पर क्या शो करता है, पॉपुलेशन। तो ये हमें जस्ट बताना है कि कितना यूनिट चेंज शो होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन के साथ कॉफिशिएंट जो है वो है 2000। तो मीन हमारे पास पॉपुलेशन में चेंज आने की वजह से जो चेंज शो होगा डिमांड के अंदर, इसको क्वांटिटी डिमांडेड कह लें, ये बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, ये कितना आएगा जी, अब यहाँ पे ऑप्शन की वैल्यू कितनी है, 2000, और ये क्या है, इंक्रीज है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय 2000 यूनिट्स ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज, ड्यू टू ये देखें, ये यूनिट जो है इसका जो है यूनिट पॉपुलेशन का वो मिलियंस है। ठीक है, तो इधर भी हम ये इसकी जो यूनिट डॉलर है, ड्यू टू 1 डॉलर इंक्रीज इन प्राइस। तो पॉपुलेशन का यूनिट जो है वो है मिलियन, ड्यू टू 1 मिलियन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो यूनिट होगा उसको हमने ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि इनका यूनिट दिया गया है साथ, हमने यूनिट को देखते हुए सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि पॉपुलेशन का यूनिट 1 मिलियन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हमने उसको इसीलिए 1 मिलियन जो है उसके अंदर लिखा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन 1 मिलियन इंक्रीज़ करेगी तो 1 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने की वजह से जो डिमांड में इंक्रीज़ आएगा वो 2000 यूनिट्स का आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है जी पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम। तो जो पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम है इसको देख लें,
इसमें चेंज आने की वजह से कितना हमारा डिमांड में चेंज आएगा, तो ये बाकी इसी तरह से आप कर सकते हैं। इसके साथ ऑप्शन की वैल्यू कितनी है इन डिस्पोजेबल इनकम के साथ, ये 50, तो 50 यूनिट्स का चेंज इंक्रीज आएगा, पॉजिटिव साइन है ड्यू टू 1, ये इन पर कैपिटल इनकम जो है डॉलर्स में, ड्यू टू $1 इंक्रीज इन पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम। तो इस तरह से बाकी भी आप कर सकते हैं। ये है ये पार्ट ए। अब वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। अब हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ एवरेज वैल्यू ऑफ 50, ये ऊपर जो हमारे पास दिया गया था, हमने उसमें जो है वैल्यू फाइंड करनी है क्यू की। तो इसका तरीका ये है कि ये क्वेश्चन 3 का पार्ट बी जो है ये क्या है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके हमने वैल्यू पुट करनी है जो यहाँ पे दी गई है, कि हमें पहले जो है वैल्यू हम इक्वेशन में देखें तो शुरू में क्या आ रहा है, 100,000 माइनस 100, और पी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, प्राइस उसने दी है 59,000। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते चले जाएँ तमाम वैल्यूज़ की, वेरिएबल्स की जगह पे अगर वैल्यूज़ पुट करते चले जाएँ तो हम ये क्वांटिटी जो है ये फाइंड हम कर सकते हैं। प्लस 2000, और नीचे वैल्यू क्या दी गई है पार्ट बी के अंदर, एन कितना है 200, प्लस जो है 50 है कॉफिशेंट, और हमने आई की वैल्यू कितनी हमें दी गई है 10,000, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, प्लस 30, और पी एम की वैल्यू कितनी दी गई है जी 8,000, ठीक है, माइनस 1,000, और पी की वैल्यू कितनी दी गई है जी हमें 80, प्लस ये जी 1,000, प्लस जो है वो 3, और ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू हमें दी गई है 2 लाख। तो फिर है जी प्लस 40,000, और पी की वैल्यू है 1। तो ये तमाम वैल्यूज़ को पुट करके अब आपने इसको करना है कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा आप यहाँ पे इसको लिख देंगे। ये होगी हमारे पास वैल्यू ऑफ क्यू। अगर एवरेज वैल्यूज जो हमने ली हैं अगर ये हों तो यहाँ पे आप आंसर निकाल के इसको यहाँ लिख सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन 3 का सी पार्ट, वो कहता है इक्वेशन फाइंड करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 देखें, क्वेश्चन 4 हमसे रेलेवेंट है। उसमें से कहा है कि 3 प्रॉब्लम में जो वेरिएबल की वैल्यूज़ थी जो हमने यहाँ पर इक्वेशन में ली है, तो वो वैल्यूज़ अब चेंज कर देनी है। जो अब इसने वैल्यूज़ दी है ना, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन 4 के अंदर इन वैल्यूज़ को लेते हुए हमने इसे सॉल्व कर देना है, और बस हमने यही हमारे पास क्वेश्चन 4 है। बस अगला पार्ट इसका नहीं करने की ज़रूरत। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हमने ये अंदर पुट की हैं, वो लेनी है जो अब क्वेश्चन 4 में उसने दी है। पी की वैल्यू उसने हमें नहीं दी, वो छोड़ दें। तो पी को वैसे ही हम पुट कर देते हैं। इस तरह हमारे पास जो है एक डिमांड फंक्शन आ जाएगा। वो हमारा डिमांड फंक्शन आ जाएगा, तो उसको हम इस तरह से से हमारे पास जो है ये क्वेश्चन 4 में जो वैल्यूज़ दी गई है हम वो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जी। क्वेश्चन 4 में से पॉपुलेशन जो है 225 मिलियन है, और आई की वैल्यू उसने दी है जी 12,000, और पी एम की वैल्यू है जी 10,000, और पी की वैल्यू है कितनी 100, और ए की वैल्यू उसने कहा है जी ये है 250,000, और ये पी आई जो है एंड पे हमें पुट करना है 0। अब हम जब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये पी की फॉर्म में एक इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन की वैल्यू आएगी और साथ में एक जो है ना ये पी साथ एज इट इज रहेगा, क्योंकि पी की हमने वैल्यू को पुट नहीं किया।
तो अब हमारे पास ये जो है एक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा, डिमांड फंक्शन की इक्वेशन। और डिमांड फंक्शन की इक्वेशन में आपको पता है कि डिमांड जो है उसका प्राइस के साथ रिलेशनशिप है। और तो यहाँ पे एक तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्यू रह जाएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ पी रह जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगी एक डिमांड इक्वेशन। चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं वो हमसे रेलेवेंट है या नहीं। एक जी आइसक्रीम पार्लर है, वो कहता है उसमें क्या करना है जी, इसमें जी हमने करना है प्राइस इलास्टिसिटी, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी। ये प्राइस इलास्टिसिटी छोड़ दें, ये हमसे ये नहीं हमें यहाँ करने की ज़रूरत। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है ये भी छोड़ दें। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इसको भी छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेसिकली इसमें वो कहता है कि एक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है, उस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी की जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है ना वो है जी 100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन डॉलर जिसका ऑपरेटिंग जो है वो रेवेन्यू है। इसके बाद जो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है जी $120 मिलियन। अब वो कहता है कि जी जो जो पर जो राइड जो प्राइस ऑफ राइड है ना, जो प्राइस ऑफ राइड मीन जो ट्रैवलिंग की जो रेंट जो है, प्राइस ऑफ राइड जो है, टिकट जो है वो है $1। वो हमें देखना है, यहाँ पे उसने दिया जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो भी उसने दी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो है -0.4। इसमें वो कहता है कि जी अब आप जो है फाइंड करें, हमने देखना है कि जो है जाहिर बात है रेवेन्यू कम है कॉस्ट ज़्यादा है। तो रेवेन्यू कम है कॉस्ट ज़्यादा है, तो अब हमने देखना है कि उसको कौन सी उस ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी को कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि वो अपने जो उसका डेफिसिट है वो उससे बाहर आ जाए। तो प्राइसिंग पॉलिसी हमने जैसे डिस्कस किया था कि प्राइसिंग पॉलिसी जो सिंपली वो बेस कर रही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर आप देखें तो ये इन इलास्टिक पोर्शन में है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन यूनिटी है। जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी होती है तो रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए हमें प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि हमें प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर हमें ये जो डेफिसिट है अगर ये रिमूव करना है। तो ये तो होगी प्राइसिंग पॉलिसी के हवाले से कि हमें प्राइस को इंक्रीज करना है। क्वेश्चन इसका ए पार्ट हो गया, प्राइस शुड बी इंक्रीज। इसका बी पार्ट है जी, उसमें कहता है व्हाट प्राइस पर राइड मस्ट द ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी चार्ज टू एलिमिनेट द डेफिसिट इफ इट कैन नॉट रिड्यूस कॉस्ट। और बताता है कि जी हमें अगर कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर सकते तो प्राइस कितनी यह चार्ज करनी बेहतर है, कितनी प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी। तो हमें इस हवाले से यहाँ पे बताना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है उसे कितनी प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी अपनी इस डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़िलहाल हम इस सिचुएशन को अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली हमारे सामने जो है यहाँ पे शो हो रहा है ये क्वेश्चन नंबर 8 है जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेवेन्यू 100 मिलियन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 120 मिलियन है, प्राइस ऑफ राइड $1 है और प्राइस लास्ट ईयर डिमांड की वैल्यू -0.4 है। और इसके साथ हमें ए पार्ट का आंसर हमने किया कि प्राइस को इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि प्राइस लास्ट ईयर डिमांड जो है वो लेस देन यूनिटी है। और दूसरी साइड पर नीचे देखें बी पार्ट के अंदर वो पूछता है कि
कि इस प्राइस क्या चार्ज करनी चाहिए कि उसका डेफिसिट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने सबसे पहले देखा कि वो कितनी राइड्स जो हैं वो टोटल दे रहा है। तो हमने टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू किया। तो यहाँ से पी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई 100। इट मीन्स वो जो फर्म है वो 100 राइड्स जो है वो टोटल दे रही है। तो अब हमें देखना है कि जहाँ पर प्राइस लास्ट ईयर डिमांड इक्वल टू यूनिटी है वहाँ पर प्राइस क्या होनी चाहिए। तो उस तरफ हम जा रहे थे, तो जब हमने देखा कि प्राइस लास्ट ईयर डिमांड इक्वल टू यूनिटी होनी चाहिए, तो पी भी हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन पी हमें फाइंड करना है। क्यू हमारे पास अवेलेबल है 100 जो भी हमने निकाला है। हमारे पास डेल्टा डी क्यू ओवर डेल्टा पी हमारे पास नहीं था। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी निकालने के लिए हमने इलास्टिसिटी के फार्मूले में जो वो वैल्यूज पुट की जो अवेलेबल थी, कि लेट्स सपोज हमें यहाँ पे पी की वैल्यू भी 1 अवेलेबल थी, क्यू की वैल्यू 100 थी, और प्राइस लास्ट ईयर डिमांड इक्वल टू माइनस 0.4 थी। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी आ गया -40। अब हमने डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी को हमने नीचे फार्मूले में पुट किया उस प्राइस को फाइंड करने के लिए जो कि इक्वल टू यूनिटी आ रही है। तो हमने सिर्फ पी की वैल्यू जो 1 अवेलेबल थी वो नहीं पुट की, क्योंकि हमें इसे फाइंड करना है इक्वल टू यूनिटी के ऊपर। तो हमने बाकी तमाम वैल्यूज को पुट किया, और बाकी तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया पी इज इक्वल टू 2.50। ये वो प्राइस है जिसके ऊपर फर्म की जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। तो अगर फर्म ये प्राइस चार्ज करती है तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी? क्वेश्चन 9 में देखें, इसमें उसने दिया है जी हमें एक कोफिशिएंट ऑफ इनकम, मींस वो जो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन में ये कोफिशिएंट आता है वो हमें उसने दिया है। ये कौन सा कोफिशिएंट की बात हो रही है? तो कोफिशिएंट ऑफ इनकम इन रिग्रेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ऑन प्राइस इनकम एंड अदर वेरिएबल इज 10। ठीक है, तो ये उसने कोफिशिएंट की वैल्यू दी। कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दिस कमोडिटी एट इनकम 100,000 एंड सेल्स 80,000। तो उसने हमें बेसिकली यहाँ पे ये 10 है, ये है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा आई। ये उसने डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा आई हमें दे दिया। तो इस डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा आई से वो कहता है कि आप कैलकुलेट करें प्राइस, नहीं, वो कहता है कैलकुलेट करें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखिए जी हमें क्या करना है, हम जो है यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं जी फर्दर। क्वेश्चन 9 के अंदर जो है अब हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है? डी क्यू डिवाइड बाय डी आई फॉर इनकम मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइड बाय क्यू। ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है। अगर इसमें हम वैल्यूज देखें तो डी क्यू ओवर डी आई उसने में दिया है 10, और आई भी उसने में दे दी है अलग से कि आई की वैल्यू जो है वो है, इनकम की वैल्यू है वो 10,000 है, और हमें इसे डिवाइड करना है क्यू से। क्यू की वैल्यू से दे दी है कि वो 80,000 है। अब आप इसको सॉल्व करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये है पार्ट ए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में वो कहता है what would be the income last year demand if sales increase from 80 to 90,000 unit and income rose from 10,000 to 11,000? what type of commodity is this? तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज जो है चेंज कर देनी है। हमने वैल्यूज जो है वो चेंज कर देनी है। किस तरह से हम चेंज करेंगे कि आप देखें कि हमें उसने दिया है डेल्टा क्यू, मीन्स क्वांटिटी में चेंज कितना है। सेल जो है वो 90,000 हो गई है, मीन्स डेल्टा क्यू कितना है 10,000। चेंज इन क्वांटिटी कितना है 10,000, और चेंज इन इनकम कितना है। तो यहाँ पे अब उसने हमें वैल्यूज जो है खुद कैलकुलेट करने के लिए क्या है। डेल्टा क्यू है जी, मीन्स चेंज इन क्वांटिटी है 10,000। ये सेशन एक्सपायर होगा, दोबारा स्टार्ट होगा। तो ये डेल्टा आई अगर हम देखें तो इनकम में चेंज कितना है 10,000 टू 11,000, मीन इनकम में चेंज है
1000 का, तो ये हमने पुट कर दिया। इसके बाद हमें पुट करना है आई की वैल्यू और क्यू की वैल्यू। आई की इनकम की वैल्यू है न्यू 11,000 और क्यू की न्यू वैल्यू है जी 90,000। तो इसको अब आप वैल्यूज़ को पुट करके आगे जो है फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये है इसका बी पार्ट। अब जो वैल्यू आएगी इनकम इलास्टिसिटी की, उस इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू को लेते हुए आप देख सकते हैं कि वो वैल्यू जो है वो नॉर्मल कमोडिटीज़ की तरफ जा रही है, बिटवीन 0 एंड 1 है इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू, या नेगेटिव है इन्फीरियर शो करेगी, या ग्रेटर देन 1 है वो लग्जरी को शो करेगी। तो ये अब आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जो है इस चीज़ का डिसीजन ले सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन 10 में है उसमें वो कहता है कि जो हमें प्राइस लास्ट ईयर डिमांड जो है वो दी गई है, ईपी हमें दिया गया है कितना है -1.2। फिर वो कहता है कि इनकम इलास्टिसिटी भी दी गई है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है 3.0। फिर इसके बाद कहता है कि हमें और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो कौन सी है जी कि नेक्स्ट ईयर जो है वो इंडियन ऑटो मेकर्स इंटेंड टू इंक्रीज द एवरेज प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल बाय 5%। मीन्स वो प्राइस को चेंज करना चाहते हैं +5%, ठीक है। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकम जो है वो इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि इनकम जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है। इनकम जो है वो इंक्रीज़ करेगी बाय 3%, और इनकम में इंक्रीज़ जो है जो फार्म ऑनर है उसके कंट्रोल में नहीं है। तो इनकम वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये पिछले साल को देखते हुए कि इनकम पिछले सालों में इंक्रीज़ की थी, तो इस साल भी इनकम जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो उसने एक्सपेक्ट किया और उसके बारे में बताया, इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन है ए के सेल्स जो है, इफ़ डोमेस्टिकली जो सेल्स है जो दी हुई है उसने हमें एक, तो उसकी वैल्यू उसने दी है सेल्स की वैल्यू कि करंट सेल्स वो कहता है कि अगर हो 8 मिलियन, तो वो पूछता है कि जी हाउ मैनी ऑटोमोबाइल टू यू डू यू एक्सपेक्ट इंडियन ऑटो मेकर टू सेल नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर जो है कितनी ऑटोमोबाइल जो है वो सेल हो जाएंगी। जिस तरह प्राइस अगर बढ़े 5%, इनकम 3% बढ़े, तो नेक्स्ट ईयर कितनी सेल्स होगी। तो हमने अब इसको बताना है, वही जो हमने फार्मूला पहले पढ़ा था उसको लेते हुए। तो फार्मूले के अंदर हम देख लेते हैं कि फार्मूले के अंदर क्या चीज़ें थी। तो ये चैप्टर 4 के अंदर ही ये बेसिकली ये एक फार्मूला है जो आपने फोरकास्टिंग के लिए पढ़ा था, फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी। तो हम लेते हैं क्यू प्राइम, ठीक है। ये न्यू बेसिकली डिमांड है, तो क्यू, ठीक है, प्लस क्यू इनटू हमारे पास जो है ये फार्मूला जो है इसका क्या था, डी चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना था ईपी के साथ, प्लस क्यू चेंज इन इनकम, इसको हमने मल्टीप्लाई करना था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं। क्यू प्राइम मीन्स न्यू जो है डिमांड कितनी होगी, क्यू की वैल्यू 8 है, प्लस 8 चेंज इन प्राइस कितना है 5% मीन्स 0.05, और प्राइस लास्ट ईयर डिमांड की वैल्यू कितनी है -1.2, प्लस फिर क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 8, चेंज इन इनकम कितना है 3%, तो चेंज इन इनकम देखिए 3% है, वो 0.03 लिखेंगे, प्लस इनकम लास्ट ईयर डिमांड की वैल्यू कितनी है 3.0। तो अब यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो है वो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम कर लेते हैं ताकि हम अगला जो है वो भी हम सॉल्व कर सकें इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 को मल्टीप्लाई अगर आपने किया 0.05 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 1.2 से, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया हमारे पास
-0.48, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट जो है फ्रैक्शन, उसको जब आपने सॉल्व किया 8 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आंसर आया जी 0.72। तो अब इसको अब हम फर्दर जो है पूरा सॉल्व करते हैं। हमारा क्यू प्राइम की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये आ गई जी, अगर हम सारे को ऐड करें 8 प्लस 0.72 माइनस 0.48, आंसर आया जी हमारा 8.672। ये आंसर आ गया। अब ये आंसर क्या शो करता है कि अगर इनकम में इंक्रीज आए बाय 3% और प्राइस जैसे कि एक्सपेक्ट वो खुद इंक्रीज कर रहा है 5%, तो हमारे पास डिमांड पिछले साल थी 8 मिलियंस की, और इस साल जो डिमांड है वो होगी जी 8.672 मिलियंस की। इट मीन इस साल डिमांड इंक्रीज करेगी अगर उसकी सजेस्टेड चेंजेस जो ऊपर दी गई हैं उसी तरह से अगर वो चेंजेस आ जाती हैं। तो इसका बी पार्ट जो है, इसका बी पार्ट देखें, इसका जो बी पार्ट है उसमें वो कहता है कि बाय हाउ मच domestic automakers increase the price of automobile if they wish to increase the sales by 5%। अगर वो सेल्स को 5% इंक्रीज करना चाहें तो उसके लिए कितनी प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा। मीन यही फार्मूला है। अब उन्होंने कहा है कि जी जो प्राइस है ना जी उसमें चेंज बताना है, और वो चाहते हैं कि डिमांड जो है 5% पहले से बढ़ जाए। अब पहले वाली डिमांड जो है वो है 8 मिलियंस का पहले निकालेंगे हम 5% के। 5% 8 मिलियंस का कितना होता है, वो डिमांड चाहता कितनी है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय इसको देख लीजिए, ये 5% बढ़ानी है, तो ये वो चाहता है जी 8.4 मिलियन डिमांड। 8 का 8 मिलियंस का 5% जो है वो जो है वो है वो बनता है 8.40। मीन्स वो न्यू जो डिमांड है वो चाहता है 8.40। तो बाकी वैल्यूज जैसे हमने ऊपर पुट की थी उसी तरह से हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जी, उसी तरह से तमाम वैल्यूज़। तो हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है चेंज इन प्राइस, हमें फाइंड करनी है चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस की वैल्यू जो कि फाइंड करनी है, तो हम उसकी वैल्यू जो है 5% वो नहीं पुट कर सकते, हमें उसे फाइंड करना है। तो अब हम इस दोनों साइडों को अगर हम सॉल्व करें तो ये 8.40 जो है ये न्यू डिमांड है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है ये आंसर क्या है जी, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद यहाँ से आंसर आया जी 0.72। और इसको अगर हम सॉल्व करें मीन्स अगर हम 1.20 को मल्टीप्लाई करें 8 से, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 8 ये आंसर आता है 9.6। तो इधर लिखेंगे जी 9.6। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 को उस तरफ ले जाएं अगर हम, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों को जी ऐड कर देते हैं। ये 0.72 और 8 को अगर हम ऐड करें तो ये बन जाएगा 8.72, ये बन जाएगा 8.72। तो अब हम क्या करते हैं, 8.72 को उस तरफ ले जाते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो हमारे पास क्या होगा 8.40 माइनस 8.72 इज इक्वल टू यहाँ पे एक चीज़ पे गौर करें कि ये जो है -1/2 है, जिसकी वजह से यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। फिर माइनस का साइन, हमने 8 को मल्टीप्लाई किया -1/2 से, -1.2 से तो यहाँ पे क्या फ्रैक्शन रह गया जी, इधर रह गया ये 9.6। तो उधर से जो आंसर आया हमारे पास 8.40 माइनस 8.72, ये आंसर आया जी -0.32 इज इक्वल टू -9.6। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम देखते हैं।
इसको हम डिवाइड कर देते हैं -9.6 से। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, -9.60 0.32 डिवाइड बाय 9.6, ये आंसर आ गया जी। इसका आंसर आएगा 0.033, आंसर आया 0.033, आंसर आ गया जी। तो इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। तो अब ये क्या शो करता है कि कितनी प्राइस में चेंज लाना पड़ेगा, 0.33। 0.33 जो है ये कितने परसेंट बनता है, ये बनता है 3.33%। मीन अगर फर्म को प्राइस में इंक्रीज देखना है जस्ट, अगर फर्म को प्राइस में इंक्रीज देखना है जस्ट 5%, डिमांड में 5% अगर इंक्रीज देखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जो है ना प्राइस उसको 3.33% इंक्रीज करना पड़ेगा, बजाय के जो पहले 5% प्राइस में इंक्रीज किया जा रहा था। तो ये हमने फाइंड कर लिया जी। क्वेश्चन नंबर हमने जो है क्वेश्चन नंबर जो है ये सॉल्व किया 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो है उसको देखते हैं 11 में क्या है। क्वेश्चन 11 में वो कहता है कि एक कंप्यूटर मार्केट है, उसके अंदर जो है हमें प्राइस लास्ट ईयर डिमांड दी गई है P4 कंप्यूटर की, पुराने कंप्यूटर थे। तो ये जी -12.64 है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी दी गई है और कंपनी जो है रिड्यूस करती है प्राइस बाय 9%। तो एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाट वुड हैपन द सेल्स डिमांड इफ क्लोज कंपेटिटर सैमसंग रिड्यूस प्राइस बाय 11%। तो उसमें बताता है कि आप देखें कि यह है जी क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसमें कहता है कि जी जो प्राइस लास्ट ईयर डिमांड है वो है -12.64%। जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है EXY से हम लिख रहे हैं उसको, वो है 7.35। इट मीन सब्सिट्यूट अवेलेबल है। वो कहता है कंपनी जो है वो प्राइस जो है ना अपने मॉडल की रिड्यूस करती है, प्राइस जो है वो रिड्यूस होती है -9% प्राइस जो है रिड्यूस होती है। और जो कंपेरेटर है वो भी प्राइस को क्या करता है जी, रिड्यूस करता है बाय 11%। हमने बताना है कि एक्सप्लेन दी व्हाट हैपन टू द सेल्स ऑफ, कि उसकी सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपने बताना है एग्जांपल देते हुए। इसको हम न्यूमेरिकली अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइस लास्ट ईयर डिमांड की वैल्यू है ये है 12.64%। ये क्या शो करती है, ये हमें शो करती है कि ड्यू टू 1% इंक्रीज इन प्राइस जो डिमांड है वो 12.64% जो है रिड्यूस हो जाएगी। अगर हमारे पास जो ये जो है प्राइस लास्ट ईयर डिमांड की वैल्यू हमें शो करती है कि अगर 1% प्राइस बढ़ती है तो डिमांड जो है 12.64% रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है प्राइस लास्ट ईयर डिमांड का, कि प्राइस लास्ट ईयर डिमांड शोज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये वैल्यू है -12.64। इट मीन अगर प्राइस 1% बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो 12.64% रिड्यूस हो जाएगी। और अगर मैं कहूँ कि अगर प्राइस जो है वो इसके मुकाबले में जो है वो प्राइस अगर लेट्स सपोज इंक्रीज करती है बाय 10%, अगर प्राइस इंक्रीज करती है बाय 10%, तो 10% प्राइस इंक्रीज करने की वजह से डिमांड कितनी रिड्यूस होगी, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स डिमांड जो है वो 126.40% डिमांड जो है रिड्यूस हो जाएगी अगर प्राइस 10% इंक्रीज होती है। तो इसी तरह से हम ले सकते हैं कि यहाँ पे कितना चेंज इन डिमांड आएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। -12.64 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 9 से। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो शो करेगी कि कितना डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस बाय
9%। अगर प्राइस 9% इंक्रीज हो तो कितना चेंज आएगा, तो हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 1.376% जो है ये डिमांड में चेंज आएगा अगर प्राइस जो है वो 9% इंक्रीज चेंज होती है। तो ये हमने बता दिया। अब हम लेते हैं दूसरी साइड कंपैरेटर। तो वो कहता है कंपैरेटर जो है प्राइस रिड्यूस करता है बाय 11%, तो कितना डिमांड में चेंज आएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन माइनस का। तो कंपैरेटर प्राइस जो है 11% रिड्यूस कर रहा है और जो इलास्टिसिटी है वो 7.35% है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 7.35% क्या शो करती है कि कंपैरेटर अगर प्राइस 1% इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो 7.35% जो है वो इंक्रीज करेगी। तो अगर कंपैरेटर प्राइस जो है वो रिड्यूस करता है 1%, तो डिमांड जो है हमारी फार्म की 7.35% जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि चेंज इन डिमांड कितना होगा। तो हम करते हैं 7.35, तो अब हम कर रहे हैं 11 के साथ, तो हमने यहाँ पे -11 लिखना है, वो प्राइस जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ये कितना इफेक्ट आ रहा है। 7.35 मल्टीप्लाई बाय 11 ये आएगा जी 80.85%। तो ये जो है डिमांड रिड्यूस यहाँ पे शो हो रही। मीन्स अगर कंपेरेटर ने 11% अपनी प्राइस को रिड्यूस किया तो हमारी कमोडिटी की डिमांड 80.85% रिड्यूस हो जाएगी। अगर हमने अपनी प्राइस को 9% रिड्यूस किया तो हमारी कमोडिटी की डिमांड जो है वो 113.76% इंक्रीज कर देगी। तो ये रिड्यूस था तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे साइन जो है वो माइनस में आना था। तो खैर ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें इतना ही है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है फिर उसी तरीके से उसने कहा है कि जी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी आप फाइंड करें। उसने हमें ये वेरिएबल्स की वैल्यूज दे दी है जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चन में किया है। ये क्वेश्चन हमने ऊपर अभी सॉल्व किया है इसके साथ का। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने सॉल्व किया है उसी पैटर्न पे हमने किया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी 9 के पैटर्न पे ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये ज़रा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन 13 में जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें कहता है जी प्राइस इलास्टिसिटी जो है ना शॉर्ट रन की वो है 0.46, जो प्राइस इलास्टिसिटी है लॉन्ग रन की वो है 1.89, और इसके साथ जो इनकम इलास्टिसिटी है वो है जी 0.50। इसके साथ जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो है जी -0.70। अच्छा वो कहता है कि सपोज द प्राइस ऑफ सिगरेट इनकम प्राइस ऑफ अल्कोहल इंक्रीज बाय, मीन्स तमाम चीज़ों की अगर प्राइसेस 10% बढ़ जाएं तो सिगरेट की डिमांड कितनी बढ़ेगी इन दी शॉर्ट रन एंड इन दी लॉन्ग रन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि प्राइस लास्ट ईयर डिमांड के साथ जो यहाँ पे न्यूमेरिकल में वैल्यू है वो पॉजिटिव दी गई है, जबकि प्राइस लास्ट ईयर डिमांड जो है वो नेगेटिव हुआ करती है। तो यहाँ पे हम माइनस जो है लगा लेते हैं खुद से, मे बी वो कोई टाइपिंग मिस्टेक हो। तो हमने ये लगा लिया ये माइनस प्राइस लास्ट ईयर डिमांड इन दी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन हमने माइनस में लिख ली। अब कहता है कि अगर तमाम चीज़ों की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर जाए बाय 10%, तो हम देख लेते हैं कि शॉर्ट रन में अगर प्राइस 10% बढ़ती है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है बाय 10% प्राइस बढ़ गई। अगर प्राइस जो है 10% बढ़ती है तो तमाम वेरिएबल ने 10% बढ़ना है। तो अगर प्राइस 10% बढ़ जाए और अगर इनकम भी 10% बढ़ जाए तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर जो क्रॉस प्राइस है दूसरी कमोडिटी की प्राइस अगर वो भी 10% बढ़ जाए तो हम उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पहले चेंज आएगा -4.6 आएगा, +5 आएगा, माइनस फिर आएगा जी 7।
तो इससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास इन दी शॉर्ट रन जो है वो क्योंकि शॉर्ट रन हमने लिया है, तो इन दी शॉर्ट रन चेंज कितना आएगा हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे पास है 4.6 + 5 - 7, तो हमारे पास इन दी शॉर्ट रन जो डिमांड में चेंज आएगा वो 2.6% का आएगा। इसी तरह से इन दी लॉन्ग रन अगर हम देखना चाहें इन दी लॉन्ग रन, तो वो भी हम देख सकते हैं। इसका बी पार्ट जो है इन द लॉन्ग रन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दी लॉन्ग रन क्या चेंज आएगा जी। लॉन्ग रन के लिए हम यहाँ पे जो इलास्टिसिटी की वैल्यू लिखेंगे वो हम लिखेंगे लॉन्ग रन इलास्टिसिटी की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय 10, बाकी वही सेम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा जी 108.9। जब हमने 1.89 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने ले ली। तो अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 16.9। तो ये जो है 16.9 जो है ये लॉन्ग रन के अंदर जो डिमांड में चेंज आएगा ये वो है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने हमें इलास्टिसिटी दी है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड दी है, इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड दी है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड दी है। अब वो कहता है कि नेक्स्ट ईयर जो है फर्म जो है अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करना चाहती है, नेक्स्ट ईयर फर्म प्राइस को इंक्रीज़ करना चाहती है बाय 5%, और उसके साथ इनकम जो है वो फोरकास्ट कर रही है कि 4% बढ़ जाएगी, जबकि अदर कमोडिटी की प्राइस है वो 2% रिड्यूस हो जाएगी। तो अब आपने एक बताना है कि फर्म्स की सेल के ऊपर कितना चेंज आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है बिल्कुल सिमिलर है ये क्वेश्चन नंबर जो भी हमने किया 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 से बिल्कुल सिमिलर है। जिस तरह हमने 10 में ये चेंज अपना रिपोर्ट किया इसके अंदर पार्ट ए के अंदर, और फिर पार्ट बी के अंदर वो कहता है कि वो फर्म जो है सेल्स अपनी चेंज नहीं करना चाहती, वो ये देखती है कि प्राइस में कितना चेंज लाना पड़ेगा। तो जैसे हमने इसके अंदर किया था, हमने यहाँ के क्यू प्राइम जो है ये पुट किया था 5% बढ़ा के, लेकिन अब इस क्वेश्चन में 14 में हम जो है ये 1200 रखेंगे और देखेंगे कि प्राइस में कितना चेंज लाना है। तो क्वेश्चन 14 भी इसके सिमिलर है, जो 15 ये छोड़ देना है, 16 भी छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये भी बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 17 ये इसी क्वेश्चन 14 की तरह का है। क्वेश्चन 14 में जिस तरह हमने किया है इसी तरह से ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 4 की डिमांड एस्टिमेशन की, हमने इसको सॉल्व कर लिया।